गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपन आज का अपना न्यू चैप्टर दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेज 2 और फेज 1 की अब एक साथ ही क्लास लगेगी, तो प्लीज रिमेंबर आप दोनों के ही क्लासेस जो है कौन से चैप्टर से स्टार्ट हो रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, व्हाट इज रेस्पिरेशन? बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है एनवायरनमेंट के अंदर हम जो है हमारी लाइफ लाइन, और हम कह सकते हैं ऐसी कौन सी एयर है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर का कौन सा कंपोजिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? दैट इज ऑक्सीजन। Exchange of gases between cell and environment is known as respiration. Clear बेटा? Respiration कुछ नहीं है, सिर्फ exchange of gases को ही हम क्या कहते हैं? Respiration. For example, ये आपका सेल है, ठीक है? अब इस सेल के पास में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। हमने पढ़ा भी था कि इससे पहले वाले चैप्टर में डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर कि सेल की एनर्जी का सोर्स क्या है? ग्लूकोज। अब सेल ने ग्लूकोज तो ले लिया, अब ये ग्लूकोज एनर्जी कैसे रिलीज करेगा? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। एनर्जी करेंसी क्या है सेल की? एटीपी। अब ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस करेगा? जब ये एनवायरनमेंट से क्या लेगा? ऑक्सीजन। तो जब ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेगी? दैट इज एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही एनर्जी फॉर्मेशन को वाया ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज, इट इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस, इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट। तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था बेटा? दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और ग्लूकोज ने क्या रिलीज करी? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी मिल गई है सेल को, और सेल क्या कर सकता है? फर्दर ग्रोथ कर सकता है। इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या? रेस्पिरेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है ना? इसके अंदर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ एयर तो होगा ही, लेकिन कहां पर? सेलुलर लेवल के अंदर, ठीक है ना? ये काम सारा का सारा कहां हो रहा है? सेलुलर लेवल। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर हम देखते हैं रेस्पिरेशन को, कितने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गए? आप एरोबिक और एनारोबिक नहीं कर रहे हैं, आप रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं? एक तो डायरेक्ट करते हैं, दूसरा हम इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रेस्पिरेशन, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि रेस्पिरेशन के लिए जो सेल है वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को एनवायरनमेंट के साथ। कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो जिनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। सेल जो है डायरेक्टली, सेल विल डायरेक्टली exchange gases with the environment, that is known as respiration. Exchange of gases with environment. इसी को आप क्या कहोगे? That is डायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में कभी भी किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है ना? डायरेक्टली जैसे कि आपने प्रोटोजोन्स को देखा होगा, पॉरीफेरा को देखा होगा, सीलेंट्रेटा को देखा होगा, सो दे आर द डायरेक्ट मोड ऑफ द रेस्पिरेशन। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की, ठीक है ना? अब आप किसकी बात कर रहे हो? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की। ये आपने कहा डायरेक्ट रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा, वेदर इट मे बी लंग्स और इट मे बी क्या कहते हैं, गिल्स और एनी अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन और एक्सेट्रा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर?
किसके अंदर? दैट इज इन इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। नंबर 1, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। एक चीज क्लियर हो गई आपकी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। सेल डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर रहा है गैसेस का, सेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास जो एयर आएगी उससे क्या करेगा? अपने आप को मेटाबोलाइज करेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है ना? तो सेल विद हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्सचेंज गैसेस। ओके, तो जो भी एक्सचेंज होगा वाया ब्लड होगा या वाया लंग्स के थ्रू हो रहा है, किसी के भी थ्रू हो रहा है, लेकिन वो रेस्पिरेशन कैसा कहलाएगा आपका? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन चलता है? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन चलता है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को आप फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड अदर इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर? सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक एनर्जी का सोर्स है। आपके पास में ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज तभी मेटाबोलाइज होगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ये ऑक्सीजन सेल कहां से ले रहा है? एनवायरनमेंट में से ले रहा है। ये ऑक्सीजन सेल ने कहां से ली? एनवायरनमेंट में से ली। जब ये ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में से लेगा तो क्या रिलीज कर रहा है? ये एटीपी। ये एटीपी सेल को क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ मैकेनिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हो रहा है? मैकेनिकल प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन को आपने 2 टाइप्स देखा। रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स देखी आपने? दैट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट कौन सी है? डायरेक्ट रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ सेल अपने आप डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। आपने उसको क्या कहा? दैट इज डायरेक्ट रेस्पिरेशन। दूसरा वाला क्या है? इनडायरेक्ट। इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उसकी हेल्प से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम इसी इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को आगे लेकर चलते हैं और उसको डिवाइड करते हैं फर्दर 2 पार्ट्स में। One is what? External respiration, and another is what? That is cellular respiration. Okay, so let's come with indirect respiration. अब आप देखिए कौन सा रेस्पिरेशन है? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट क्या कहला रहा है आपका? दैट इज विच वन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरा वाला क्या कहलाएगा? सेकंड वन इज इंटरनल। सेकंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब आप देखिए, जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो नोस्ट्रिल से, सपोज करो ये नोज है, ठीक है ना? यस, एयर की एंट्री कहां से हो रही है? नोस्ट्रिल से हुई एंट्री। नोस्ट्रिल से ये एयर कहां पर गई? लंग्स वाले पोर्शन के अंदर। किसमें जा रही है ये? थोरेसिक कैविटी के अंदर अगर जाती है इस तरह से, किसमें गई? थोरेसिक कैविटी के अंदर। क्लियर? एयर कहां से आई? एनवायरनमेंट में से नोस्ट्रिल में गई, किसके अंदर? थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? दैट इज ट्रैकिया। और ट्रैकिया के साथ में यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? लंग्स। ये क्या है? लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या हो रहा था? एक्सचेंज होगा। लंग्स के पास में फ्रेश एयर आएगी, ऑक्सीजन रिच एयर आएगी, और ब्लड जो है अपनी CO2 उसको दे देगा। तो CO2 क्या हो जाएगी? बाहर की साइड में मूव आउट हो रही है, और अंदर की साइड में कौन आ रही है? ऑक्सीजन। ये जो एक्सचेंज हुआ है लंग्स के लेवल पर, इसी को आपने क्या कहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। व्हाट इज द ब्रीथिंग? एक्सचेंज ऑफ एयर।
via lungs, that is also known as the breathing. तो external respiration is also known as breathing. Clear? तो अब आप external respiration को क्या कह सकते हो? Breathing भी कह सकते हो. Clear? So what is external respiration? External respiration is what? Exchange of gases. Exchange of gases between environment and lungs or a respiratory organ. External respiration is exchange of gases with environment and किसके बीच में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना. रेस्पिरेटरी ऑर्गन एग्जाम्पल, हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. दैट एग्जाम्पल इज लंग्स. तो क्या एनर्जी रिलीज होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में? नो, देयर इज नो एनर्जी रिलीज. देयर इज नो एनर्जी रिलीज. तो प्लीज रिमेंबर, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना. गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, बट एनर्जी का रिलीज अभी नहीं हुआ है. ग्लूकोज ने ऑक्सीजन को अभी लिया है, एटीपी फॉर्मेशन नहीं हुआ है. प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो आपका बेसिक तभी क्लियर होगा जब ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है इसके अंदर? नॉस्ट्रिल से एयर गई, एयर जाने के बाद में लंग्स में गई, लंग्स में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज के बाद में क्या कर दिया इसने? CO2 को दे दिया और ऑक्सीजन को ले लिया. नो एनर्जी रिलीज. दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है. जब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, यहां पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन ब्लड एंड सेल. तो ब्लड और सेल के बीच में जब एयर एक्सचेंज होगी, ठीक है ना. अब ब्लड आ गया है, अभी तो ये कौन सा लेवल था? भारी हो रहा था सारा काम, लंग्स के लेवल पे काम हो रहा था. अब किसके लेवल पे काम चल रहा है? ब्लड के लेवल पे काम चल रहा है. जब यहाँ पर सेल के पास में एनर्जी पहुंच गई है, ग्लूकोज सेल के पास में पहुंच जाएगा, और वो उस ग्लूकोज से क्या बना रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है. उस रेस्पिरेशन को आप क्या कहते हो? इंटरनल रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हुआ? इंटरनल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ CO2 and O2 between cell and blood. तो सेल और ब्लड के बीच में क्या हुआ है? ये एक्सचेंज हो रहा है, एंड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी. देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी in form of ATP. इसी को आप क्या कहते हो? इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके, क्लियर हुआ बेटा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ एक्सचेंज हुआ है वाया एनवायरनमेंट, यहां पर एक्सचेंज हुआ है सेलुलर लेवल पर. इसलिए इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को एक और प्रोसेस कहते हैं, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. अगर आपसे पूछा जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कुछ नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन इंटरनल रेस्पिरेशन. क्लियर? तो यहाँ पर आपके दो टॉपिक नहीं, 2 पॉइंट क्लियर होते हैं. पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज द सिनोनिम इज द ब्रीथिंग. इट मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाया environment and there is no release of energy. While in case of the internal respiration, that is cellular respiration, also known as cellular respiration, in this exchange of gases with cell, CO2 is released out from the cell and oxygen is taken by the cell and energy is released in form of ATP. That level of respiration is known as cellular level of respiration or internal respiration. ओके बेटा, तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद में
अब हम लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो है डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कहां कहां पर कैसे कैसे ये होता है, थोड़ा शॉर्ट के अंदर हम इसको करेंगे क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर हम डिटेल में इसको कर चुके हैं, तो उसी को थोड़ा सा, ठीक है ना, रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं अपन उसको। यस, नाउ कम टू द respiration in invertebrates. Yes. Respiration in invertebrates. अब आप देखिए, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले हम कौन सा फाइलम लेंगे, हमारा फेवरेट फाइलम जहां से हमारा एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है। यस, फाइलम फर्स्ट पॉरीफेरा। हाँ जी, पॉरीफेरा भाई साहब के अंदर किससे होता है रेस्पिरेशन, कैसे करता है ये रेस्पिरेशन, उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, एनर्जी कैसे रिलीज करेंगे, ये कौन सा प्रोसेस करेगा रेस्पिरेशन के लिए, डिफ्यूजन। और कहां से होगा ये, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस से ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। कौन, पॉरीफेरा। तो फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा के पास में कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, और वो रेस्पिरेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कर रहा है। वाया कौन से सरफेस के थ्रू करेगा, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू। ओके, क्लियर। यस बेटा, सेकेंड फाइलम, सेकेंड फाइलम कौन सा है, हाँ जी, यस, सीलेंट्रेटा। और आपका थर्ड फाइलम, दोनों लगभग एक जैसे, आप इसको सिस्टर फाइलम भी कह सकते हो, टीनोफोरा। इन दोनों के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, दैट इज वाया डिफ्यूजन। और कौन कर रहा है, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन किसके थ्रू हुआ, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था किसके अंदर, टीनोफोरा के अंदर और सीलेंट्रेटा के अंदर। कौन सा प्रोसेस रन कर रहा है इसमें, डिफ्यूजन, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है, गैस का मूवमेंट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन। यस, फोर्थ फाइलम, हाँ जी, फोर्थ फाइलम कौन सा आएगा आपका, यस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या करेंगे भाई, हाँ जी, कैसे होगा इनके अंदर रेस्पिरेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेस मोस्टली कैसे हैं, एंडोपैरासाइट हैं, पैरासाइटिक फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो किस तरह से, कुछ इसके अंदर फ्री लिविंग भी है, तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा, इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, वही आउटर बॉडी सरफेस जो है डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये क्या करेगा, दैट इज सेम प्रोसेस जो किसके अंदर है, बाकी जो प्रीवियस थ्री फाइलम में था, दैट इज द डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ओके बेटा, क्लियर है ये आपका। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस। कौन सा फाइलम आ गया इसका, फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस। एस्केलहेल्मिन्थेस के अंदर कौन से प्रोसेस के थ्रू ये करेगा, क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो प्रोसेस यूज में करेगा एस्केलहेल्मिन्थेस, एस्केरिस क्या करता है, हाँ जी बताएंगे आप। एस्केरिस जो है, एस्केलहेल्मिन्थेस है, ठीक है ना, उनके अंदर रेस्पिरेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके पास में स्पेशली प्रेजेंट नहीं है। जहां पर भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस चल रहा है। और कौन सा सरफेस चलेगा, दैट इज द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस। तो एस्केलहेल्मिन्थेस में भी रेस्पिरेशन किसके थ्रू हुआ, जनरल बॉडी सरफेस। नाउ कम टू द विच फाइलम, फाइलम एनिलिडा। आ जाओ अर्थफॉर्म के साथ में। अर्थफॉर्म जो है किसके थ्रू रेस्पिरेशन करती है,
हाँ जी, कौन सा मैकेनिज्म काम में लेती है अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन के लिए? डिफ्यूजन, ठीक है ना। कौन सा मैकेनिज्म है? डिफ्यूजन ही है, लेकिन करेगी कैसे वो एक्सचेंज? यस, रेस्पिरेशन जो होगा अर्थवॉर्म के अंदर किसके थ्रू होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन जो है उसकी क्या है? मॉइस्ट। तो रेस्पिरेशन का एक और जो है, अगर आप रेस्पिरेटरी सरफेस देखेंगे, अभी मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस भी दिखाऊंगी, वो थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, हाईली वस्कुलर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कहीं पर थिन है, मस्कुलर क्या कहते हैं, हाईली क्या कहते हैं, परमिएबल है और वास्कुलर है, हाई ब्लड सप्लाई है, तो वहां पर भी रेस्पिरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? स्किन के थ्रू, और स्किन वाले रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस respiration. Clear? So this is what cutaneous respiration in case of annelida. अब हम लेते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। अब फाइलम कौन सा ले रहे हैं? 7 फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। हाँ जी, आर्थ्रोपोडा सबसे मोस्ट अबेंडेंट डाइवर्सिफाइड फाइलम प्रेजेंट इन नेचर इज आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा है, इसके अंदर रेस्पिरेशन के डिफरेंट मोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रेस्पिरेशन करना है किसी इंसेक्ट्स को, तो वो कौन किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा? इंसेक्ट। किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा? ट्रैकियल सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? ट्रैकियल सिस्टम। ये अपन ने आर्थ्रोपोडा के अंदर भी पढ़ा था, अपन ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसके स्किन के अंदर, थोरैक्स और एब्डोमेन में, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। तो इंसेक्टा अगर ग्रुप है तो वो ट्रैकियल सिस्टम के साथ में क्या करेगी? रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल स्पाइडर्स हैं, ठीक है ना, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस जो हैं, ठीक है ना। तो अगर स्कॉर्पियन है, मकड़ी वगैरह है, ठीक है ना, या स्पाइडर्स हैं, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे बेटा? वो रेस्पिरेशन कौन से सिस्टम के थ्रू करेंगे? हाँ जी, किस तरह से रेस्पिरेशन करेंगे? उनके पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बुक लंग्स। दैट इज बुक लंग्स। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हुआ? बुक लंग्स के थ्रू। ये जो लंग्स है जस्ट लाइक ए शेप ऑफ बुक, जैसे बुक के पेपर नहीं होते इस तरह से, जैसे ये है बुक, ठीक है ना। तो बुक के अंदर ये पेपर्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसे कह सकते हो ये। तो ये लंग्स भी जो है इस तरह से क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो बुक लंग जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। एक एग्जांपल और है इसका, फाइलम आर्थ्रोपोडा का किंग क्रैब। किंग क्रैब जिसको हम लाइमुलस कहते हैं। क्या है? किंग क्रैब, ठीक है ना, काफी बड़ा होता है और ये लिविंग फॉसिल है, यानी कि इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। जब ये पहले प्रेजेंट था, जब इसका ओरिजिन हुआ था, और आज जब ये प्रेजेंट है, वैसा का वैसा है। सबके अंदर इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। हम चेंज होते रहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम पहले मंकी जैसे थे, ठीक है, पहले एप जैसे थे, तो हमारे अंदर चेंज आया है, तो हमारा इवोल्यूशन हुआ। लेकिन किंग क्रैब वैसा ही है जैसा कैसे प्रेजेंट था? पहले प्रेजेंट था। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई इवोल्यूशन नहीं आया। इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स। तो ये जो किंग क्रैब है आपका, जो लिविंग फॉसिल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? दैट इज बुक गिल्स। ये पानी के अंदर रहता है और इसके गिल्स जो हैं बुक की शेप के होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बुक गिल्स। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? बुक गिल्स के थ्रू। तो इंसेक्टा के अंदर हम 3 जो है एनिमल्स का ग्रुप बना रहे हैं। पहला इंसेक्टा, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? ट्रैकियल सिस्टम। दूसरा स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? बुक लंग्स के थ्रू। तीसरा किंग क्रैब जो कि लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हुआ? बुक गिल्स के थ्रू। आर्थ्रोपोडा के बाद में अब हम आते हैं अपने कौन से फाइलम के अंदर? दैट इज द नेक्स्ट फाइलम। कौन सा आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद में? यस, मोलस्का, ठीक है। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम, फाइलम मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी सरफेस किसका होगा?
दैट इज ऑफ गिल्स। एक सिंगल गिल प्रेजेंट होगा, अगर आपको मॉलस्का का स्ट्रक्चर याद है तो अ गिल, सिंगल गिल विच इज अ फेदर शेल, ओके, विच इज नोन एज टिनिडिया। इसमें सी साइलेंट रहता है, टिनिडिया। सो टिनिडिया इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फाइलम मॉलस्का। फाइलम मॉलस्का के बाद में कौन सा फाइलम आएगा? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज सच तो एब्सेंट रहता है, बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। ओके, वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट वन, वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है किसके थ्रू फंक्शन कर रहा है? ट्यूब फीट के थ्रू, दैट इज ट्यूब फीट। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या आ गया है? ट्यूब फीट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लास्ट इनवर्टिब्रेट, दैट इज द 10th फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यस, दे हैव गिल स्लिट्स फॉर द रेस्पिरेशन। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या आ गया? गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन हेमिकॉर्डेटा। यस, फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बाद में आ जाते हैं आपके, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स जो है, कौन कौन से दो प्रोटोकॉर्डेट्स अपने सिलेबस में है? दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जिनके अंदर जो है टेल पोर्शन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और सेकंड वन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेटा, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर और यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए बेटा? दैट इज गिल स्लिट्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रेस्पिरेटरी सरफेस इन इनवर्टिब्रेट्स। ओके, तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया? गिल स्लिट हो गया इन केस ऑफ द प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स के बाद में हम जाते हैं किसके अंदर? अपने वर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना, दैट इज वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्नेथोस्टोमा, जॉलेस, ठीक है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्नेथा, जिनके अंदर जॉ एब्सेंट होते हैं, एग्नेथोस्टोमा। तो एग्नेथोस्टोमा के अंदर जो साइक्लोस्टोमा है, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? दे आर जस्ट फिश लाइक, लेकिन इसके जो है माउथ जो है सर्किल होगा, उसमें जॉ नहीं प्रेजेंट होगा। दे आर जॉलेस एनिमल्स और जॉलेस फिश लाइक क्रिएचर। तो साइक्लोस्टोमा के अंदर भी रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू। ओके, वर्टिब्रेटा के अंदर जो ग्नेथोस्टोमा है, जिनके अंदर जॉस प्रेजेंट होते हैं, तो ग्नेथोस्टोमा को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। वन इज द पाइसिस, दैट इज क्लास पाइसिस। पाइसिस यानी कि फिश, फिश यानी कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू। अब दूसरा हम लेंगे टेट्रापोडा, जिसके अंदर फोरलिम और हाइंडलिम दोनों प्रेजेंट होते हैं। टेट्रापोडा के अंदर हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एम्फीबियंस का। ओके, फिशेस तो हो गई आपकी, नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी मोड प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है? फॉर एग्जांपल गिल्स। एम्फीबिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? गिल्स। गिल्स कब प्रेजेंट है? जब वो कौन सी स्टेज में होगा? टेडपोल लार्वा स्टेज के अंदर। जब पानी के अंदर जो टेडपोल्स मूव करते हैं, वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? दैट इज गिल्स के थ्रू, और रेस्पिरेशन कर रहे हैं गिल्स के थ्रू, और टेल के थ्रू जो है स्विमिंग कर रहे हैं। तो टेडपोल लार्वा जो है, टेडपोल लार्वा के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। ओके, इसके अलावा एम्फीबियंस के अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग्स। एम्फीबियंस में क्या प्रेजेंट है? लंग्स। तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, तो दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
तो ध्यान रखें बेटा कि सबसे ज्यादा मोड जो है वो किसमें मिलते हैं आपको, एम्फीबिया के अंदर। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अलावा एम्फीबियंस के अंदर और भी बहुत सारे मोड्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। एम्फीबियंस जो है अपने माउथ के अंदर भी एयर भर लेते हैं, ठीक है ना। एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपने माउथ में एयर भर लेते हैं अपनी बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर और उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो नेक्स्ट इन द एम्फीबिया इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ऐसा क्यों होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर हाई ब्लड वस्कुलर सप्लाई जो है प्रेजेंट होती है। तो जो भी एरिया जिसके अंदर भी ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी उसके अंदर रेस्पिरेशन क्या होगा, आराम से हो सकता है। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी किसका काम कर रही है, रेस्पिरेशन का। इसके अलावा एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ये कब होगा, जब यही एम्फीबियंस रेस्टिंग स्टेज में जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए एम्फीबियंस रेस्टिंग स्टेज में जाते हैं साल में 2 बार। एक इनकी स्लीप होती है दैट इज द विंटर स्लीप, जब बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं कौन, एम्फीबियंस। कहां चले गए, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। हम इसको क्या कहते हैं, विंटर स्लीप। इस समय जो रेस्पिरेशन होगा इनके स्किन के थ्रू होगा, इसलिए कौन सा रेस्पिरेशन चलेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्योंकि फ्रॉग जो है जब बड़ा हो गया है, टेडपोल स्टेज में था तब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। ओके, इमरजेंसी कंडीशन में बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो बड़े मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में फ्रॉग में गिल्स एब्सेंट हो जाते हैं। इस समय स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन जो है इनकी बॉडी में होता है। एक और स्लीप में जाते हैं, ये सेकेंड स्लीप इज द, कौन सी वाली स्लीप है, दैट इज समर स्लीप। और समर स्लीप को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। ओके, तो सेकेंड स्लीप इज द एस्टिवेशन, मीन्स समर स्लीप। तो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी ये दोनों टाइम या दोनों सीजन के अंदर एक बड़े मोड में, यानी कि कुछ लंबे टाइम के लिए 40-50 डेज के लिए क्या चल जाते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। और उस समय स्लीपिंग मोड के अंदर रेस्पिरेशन जो हो रहा होगा वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, दैट इज वाया स्किन। ओके, नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो आएगा आफ्टर टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबियंस खत्म हो गए, फिशेस खत्म हो गई है पहले, और सेकंड एम्फीबियंस खत्म हो गए। थर्ड आता है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, यस, रेप्टाइल्स हैव लंग्स, ठीक है ना। रेप्टाइल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, लंग्स, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन करते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की ही एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्टल्स। ओके, आपको भी मालूम होगा टर्टल, ये टर्टल ग्रुप जो है किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, क्लोएकल रेस्पिरेशन। ओके, एक सिंपल सा ग्रुप है जो रेस्पिरेशन जो है क्लोएका के थ्रू भी होता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन केस था। यस, रेप्टाइल्स के बाद हम किसके अंदर आएंगे, दैट इज एवीज। एवीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एवीज अपन ने डिटेल में भी पढ़ा था। यस, दे हैव पल्मोनरी सैक। So what happens, what respiratory surface is present in AVs, और AVs की respiratory surface को हम क्या कहते हैं बेटा, that is pulmonary sac। क्या कहेंगे हम उसको, pulmonary sac, जो वास्तव में क्या है, pulmonary means lungs, ठीक है ना। लेकिन इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, एयर सैक। एयर सैक यहाँ पर बायंसी का भी काम करेगा, और बायंसी के साथ साथ में ये क्या कर रहा है, इसको साथ में रेस्पिरेशन का भी वर्कआउट करेगा, कौन, एवीज। और एवीज के बाद में लास्ट एंड बट कौन आ गया, लास्ट, दैट इज द मोस्ट एडवांस एनिमल, मैमल्स। मैमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, हम सब जानते हैं, और उसी की स्टडी से ये चैप्टर बनेगा, दैट इज लंग्स। तो मैमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
तो इन वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन और वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू होता है, ये टॉपिक अपना होता है क्लियर। अब हम इसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस के। ऐसे क्या है गिल्स के अंदर, ऐसा क्या है लंग्स के अंदर, या ऐसा क्या है स्किन के अंदर कि तीनों ही रेस्पिरेटरी सरफेस का वर्कआउट कर रहे हैं। जब ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं तो कुछ तो इनके अंदर कॉमन जरूर होगा। वो कॉमन क्या है वो हम जो है नेक्स्ट करते हैं अपना, that is the characteristic features of respiratory surface. So next topic is characteristic of respiratory surface. Characteristic of respiratory surface. तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेटरी सरफेस के जो इसको जो है रेस्पिरेशन के लिए इन चारों के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगा वो क्या होगा, हाईली वस्कुलर। फर्स्ट फीचर इज हाईली वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड सप्लाई। जहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो वो इजीली ऑक्सीजन को कैरी करेगा और CO2 को रिमूव आउट करेगा। ये एरिया सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, हाई ब्लड सप्लाई का एरिया होना चाहिए। कौन सा वाला, रेस्पिरेटरी सरफेस वाला। तो चाहे वो लंग्स का एरिया हो, चाहे वो गिल्स का एरिया हो, या फिर स्किन का एरिया हो, उनके अंदर ये जो है ब्लड सप्लाई जिसे अपन कहते हैं सबसे ज्यादा होती है। ओके बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट आपका होता है क्लियर, दैट इज दे आर हाईली वेस्कुलर। यस, सेकंड, ये जो एरिया होगा ये कैसा होगा, थिन होगा, बहुत ही पतला, क्योंकि एक्सचेंज का काम चल रहा है। थिन होगा और परमिएबल होगा, यानी कि परमिएबिलिटी है, उसमें से सब्सटेंस आ भी सकता है, उसमें से सब्सटेंस जा भी सकता है। तो अगर कोई एरिया थिन है, परमिएबल है, इट मींस दैट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। ओके, थर्ड, वो एरिया कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट। कभी भी ड्राई सरफेस के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। प्लीज रिमेंबर, रेस्पिरेशन के लिए आपको कौन सा सरफेस चाहिए, मॉइस्ट। चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो गिल्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं स्किन हो, सभी कैसे हैं, दैट इज द मॉइस्ट एरिया। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका सरफेस एरिया बहुत होगा। हम अपने स्किन, अपने लंग्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो लंग्स का सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर। स्किन का सरफेस, स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, तो स्किन का सरफेस एरिया भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो मॉइस्ट एरिया के साथ साथ में एक और फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लार्ज सरफेस एरिया। क्या होता है इसके अंदर, लार्ज सरफेस एरिया। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इसके साथ साथ में आपको कोई पिगमेंट भी मिल जाता है, सपोज करो एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली वो किसके अंदर हेल्प कर रहा है, आपके रेस्पिरेशन के अंदर वो हेल्प कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि इफ दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये रेस्पिरेटरी सरफेस के। ओके, अब आप देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं, तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, दैट इज रेड कलर पिगमेंट, ठीक है। और इसके अंदर एफिशिएंसी कितनी है बेटा रेड कलर पिगमेंट में, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन लेके जा सकता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपनी बोट में आसानी से कैरी कर सकता है, ठीक है ना। तो जहां जहां हीमोग्लोबिन जाएगा उसके साथ साथ में क्या जाएंगी, 4 ऑक्सीजन भी जाएंगी। ओके, एक और आप याद रखना इसके अंदर, दैट इज हीमोसाइनिन भी जिसे अपन कहते हैं, या क्लोरोसाइनिन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। हीमोसाइनिन लिख देते हैं अपन, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इज ब्लू कलर पिगमेंट। और ये हीमोसाइनिन जो ब्लू कलर पिगमेंट है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोलस्का के अंदर।
ऑक्टोपस जो ब्लू कलर रिलीज करता है दैट इज ड्यू टू द हीमोसाइनिन। सो हीमोसाइनिन क्या है? ब्लू कलर पिगमेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे हम यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं, एसिडिया की, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेनेडियम प्रेजेंट होता है। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यूरोकॉर्डेटा जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वेनेडियम। तो वेनेडियम एक पिगमेंट है और वो क्या कहते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूरोकॉर्डेटा के अंदर। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि अर्थवॉर्म के अंदर भी हीमोग्लोबिन है, हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन है। बस अर्थवॉर्म का हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। हमारा हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है? आरबीसी में। लेकिन दोनों के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ये क्या थे? ये सारे थे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ओके, तो आपका रेस्पिरेशन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, and what are the features of the respiratory membrane और respiratory surface, तो वो features अपन ने लिए हैं। next अपन जो है अपना लेंगे that is the lungs। okay, yes, one more thing बेटा, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की वाटर के अंदर और रेस्पिरेशन की एयर के अंदर, तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर, सपोज करो ये वाटर है और ये आपकी एयर है। अगर वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है पर लीटर में? 4 to 8 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी पर लीटर में। किसके अंदर? वाटर में। While in case of the air, it is 210 ml ऑक्सीजन पर लीटर। See the composition of air. एयर का कंपोजिशन वाटर के अंदर कितना है? 4 to 8 ml और एयर के अंदर कितना है? 210 ml। ओके बेटा, क्लियर। अब डेंस कौन सा है? एयर जो है वो क्या है? लेस डेंस, लेकिन वाटर जो है इससे बहुत ज्यादा डेंस है। 400 टाइम्स आप कह सकते हो या 800 टाइम्स इससे बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है ना। I don't know the correct data, but 800 times more denser, ठीक है ना, denser than water, clear, than air। तो एयर से ज्यादा डेंस है कौन? पानी। तो अगर डिफ्यूजन होगा तो एयर के अंदर डिफ्यूजन बहुत इजीली होगा, ठीक है ना, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाती है हमारे अंदर? हाई। अब आप यहाँ पर देखिए वाटर, वाटर के अंदर डिफ्यूजन जो है वो क्या हो रहा है? बहुत कम, क्योंकि वाटर क्या है? बहुत डेंस। तो हमारे अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, नॉट ज्यादा, सॉरी बेटा, हमारे अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? कम, क्योंकि एयर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, वो कम है और ये डेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द वाटर एनिमल इज हाई एज कंपेयर टू द एयर। ओके बेटा, क्लियर। एक तो आपका ये पॉइंट क्लियर होता है। अब हम आते हैं अपने रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर, ठीक है ना। हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ही स्टडी करी गई है रेस्पिरेशन की, तो पूरा का पूरा फिजियोलॉजी आपको किसका पढ़ना है? ह्यूमन बीइंग का ही पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान रखें रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, ठीक है ना, या एरिया है, पार्ट जो है, उसके अंदर टू जो है क्या कहते हैं एरिया कवर होंगे रेस्पिरेशन के अंदर। एक होता है कंडक्टिंग जोन, आप इसको रेस्पिरेटरी सरफेस ना करके रेस्पिरेटरी पाथ कर देना, ठीक है ना। एक तो कंडक्टिंग जोन और दूसरा कौन सा वाला है? रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। रेस्पिरेटरी सरफेस, तो कंडक्शन का काम तो सिर्फ क्या है? एयर को आगे 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 मूवमेंट करके ले जाना। एक्चुअल रेस्पिरेशन का होगा एल्वुलर सैक के अंदर होगा, तो रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर क्या आएगा? एल्वुलर सैक आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे कंडक्टिंग जोन। यस, सो फर्स्ट इज द कंडक्टिंग जोन। तो हम पहला ले रहे हैं। Yes, then first is the
कंडक्टिंग जोन। पहली कौन सी जोन होती है? दैट इज द कंडक्टिंग जोन एंड सेकंड इज द रेस्पिरेटरी जोन। अब आप देखिए कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं? दैट इज रेस्पिरेटरी जोन। सबसे पहले एयर जहां पर कंडक्ट हो रही है, सिर्फ आगे की ओर मूवमेंट करेगी, दैट जोन इज नोन एज द कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, कंडक्टिंग जोन सिर्फ क्या कर रही है? ट्रांसफर ऑफ एयर का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या आप इसी में देखिए, कंडक्टिंग जोन के अंदर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से एयर जाएगी कहां पर? इंटरनल लेयर्स के अंदर। ओके, नॉस्ट्रिल से एयर कहां गई? इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर से कहां जाएगी? बीच वाला रीजन जहां पर दोनों की ओपनिंग हो रही है, गैसियस प्लस ओरल, दैट इज द फेरिंक्स। ठीक है, ये फेरिंक्स के अंदर गई। फेरिंक्स से आगे कहां जाएगी? लैरिंक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। लैरिंक्स इज व्हाट? साउंड बॉक्स। तो अभी सिर्फ एयर यहां से कंडक्ट होकर जा रही है। लैरिंक्स के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? सी शेप कार्टिलेज रिंग। यहां से सी शेप कार्टिलेज रिंग की क्या हो जाती है? स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, ट्रैकिया हुआ। ट्रैकिया कोलैप्सिंग से बचाएंगे ये सी शेप कार्टिलेज रिंग। इसको सी आगे की साइड में बनता है, प्लीज रिमेंबर, इस तरह से सी बनता है। यहां पर आप टच करेंगे तो आपको ट्रैकिया की कार्टिलेज रिंग का स्ट्रक्चर महसूस होगा। ट्रैकिया के बाद में ये किसमें पहुंची? ब्रोंकाई। ठीक है ना, दो ब्रोंकाई बनेगी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ट्रैकिया बाइफरकेट होगा कहां पर? फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां पर। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से ट्रैकिया डिवाइड होता है और वहां से क्या रिलीज होती है? ब्रोंकाई। एंड दीज ब्रोंकाई आर व्हाट? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर बाइफरकेट होंगी। ठीक है ना, अब ये जो बाइफर्केशन है ये डिपेंड करता है कि लंग्स कितने लोब का है। फॉर एग्जाम्पल लंग सपोज करो 3 लोब्स का है। ठीक है ना, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई किसमें टूट गई? सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है ना, ये ब्रोंकाई किसमें टूट रही है? सेकेंडरी। ये वाली हो गई लेफ्ट और ये वाली हो गई सपोज करो राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब आप देखिए राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी होगी? अगर आपसे पूछा जाए आइडिया कि राइट साइड में, तो राइट साइड वाला जो लंग होता है वो 3 लोब है। जब वो 3 लोब होगा तो 3 ब्रोंकाई वहां पर प्रेजेंट होंगी। कौन सी वाली? सेकेंडरी। लेफ्ट साइड वाले के अंदर कितने लोब है? 2 लोब है, तो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई वहां पर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। यही सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होगी किसके अंदर? दैट इज ए टर्चरी ब्रोंकाई। तो टर्चरी ब्रोंकाई जो है वो कितनी होती है? चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, दोनों ही जो है कितनी होंगी? दैट इज 10। ठीक है ना, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी जो टर्चरी ब्रोंकाई बनेंगी वो भी कितने नंबर में होंगी? दैट इज 10। अब इस टर्चरी ब्रोंकाई के बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्चरी ब्रोंकाई फर्दर किसमें बाइफरकेट हो जाती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ओके, अब आप देखिए ये सारा क्या है? कंडक्शन जोन। एयर आई नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से गई इंटरनल लेयर में, इंटरनल लेयर से गई फेरिंक्स में, फेरिंक्स से गई लैरिंक्स में, लैरिंक्स से गई ट्रैकिया में, ट्रैकिया से डिवाइड हुई फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के उसमें, तो उसमें क्या बना दिए? 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर बाइफरकेशन होंगे। 3 किसमें बनेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो कौन सा वाला रीजन होगा? राइट लंग में। और 2 किसमें बनेंगे? लेफ्ट लंग में। क्यों हुआ ऐसा एबनॉर्मल डिवीजन? इसके पीछे रीजन है कि राइट लंग जो है वो 3 लोब्ड होता है और लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्ड होता है। फिर बने टर्चरी ब्रोंकाई, दोनों के अंदर सेम है, दोनों लंग्स के अंदर 10, और उसके बाद में आ गए टर्मिनल ब्रोंकाई। इन सभी रीजन के अंदर कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एयर जो है नॉस्ट्रिल से कहां पर आ गई है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। सो दिस इज नोन एज कंडक्शन जोन। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन की, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। प्लीज रिमेंबर, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। ओके,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से शुरू होगी? टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये हो गया। अब आएगा आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये शुरू होता है रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी जोन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। ओके, तो ये आ गया आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे फर्दर क्या बनाएंगे? एल्वियोलर डक्ट। ठीक है ना, क्या बनेगी? एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट जो है आगे जाके क्या बना रहे हैं? एल्वियोलर सैक। तो ये जो तीनों आपने लिखे हैं दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या करेंगे? फंक्शन। प्लीज रिमेंबर, यहां पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ क्या कहते हैं गैसेस नहीं हुआ था, यहां पर सिर्फ कंडक्शन ऑफ एयर हुआ था, यहां पर एक्सचेंज ऑफ एयर होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग जोन एंड द रेस्पिरेटरी जोन। इसी कंडक्शन जोन को हम डिटेल के अंदर करेंगे वाया डायग्राम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये जो आपको दिख रहा है, respiratory bronchioles have special cells which is known as Clara cells। क्या कहते हैं हम इसको? Clara cells। ये क्लारा सेल्स क्या करते हैं? एक सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करते हैं और वो सर्फेक्टेंट क्या कहलाता है? लेसिथिन। सो लेसिथिन इज अ सर्फेक्टेंट secreted by the Clara cells and these Clara cells are present in respiratory bronchiole। Okay, तो ये Clara cells क्या बना रहे हैं? That is surfactant। सर्फेक्टेंट इसको हेल्प करेगा कोलैप्सिंग से, मतलब इसको बचाएगा ताकि आपकी एल्वियोलाई जो है वो आपस में चिपके नहीं और वहां पर कोलैप्स नहीं हो और वो बस्ट होके खत्म ना हो जाए। ठीक है ना, तो क्लारा सेल सिक्रीट व्हाट? विच सब्सटेंस? दे सिक्रीट सर्फेक्टेंट और उस सर्फेक्टेंट को हम क्या कहते हैं? लेसिथिन। दैट इज लेसिथिन। So lecithin is the surfactant which is secreted by the Clara cell। अब हम इस कंडक्टिंग जोन को वाया डायग्राम जो है वो करेंगे। ओके, नाउ कम टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। यस बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि लंग्स जो है वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, ये आपके लंग्स हैं। ठीक है ना, लंग्स को अगर आप शो करोगे तो सबसे पहले ये आपका क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या हुआ? डिवाइड हुआ इस तरह से। ठीक है ना, यहां पर क्या बन रहे हैं? ये लंग्स। ये क्या बन गए? ये लंग्स है। ठीक है ना, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। ठीक है, राइट लंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3, और ये जो लेफ्ट लंग है वो क्या है? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। ये लंग्स इस तरह से प्रेजेंट नहीं होती। इन लंग्स के ऊपर एक कैविटी पाई जाती है, दैट इज नोन एज विच कैविटी? एक तो लंग्स है किसके अंदर? थोरेसिक कैविटी के अंदर। अगर हम थोरेसिक कैविटी बनाते हैं, क्योंकि थोरेसिक कैविटी बनाओगे तो आप डायफ्राग्राम बनाओगे। ठीक है ना, डायफ्राग्राम के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं? रेडियल मसल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कौन सी कैविटी हो गई? दैट इज थोरेसिक कैविटी। इस तरह से आपके लंग्स जो है सेफ जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब देखो लंग्स बार बार मूवमेंट करेंगे, एयर आएगी। 1 मिनट के अंदर आप 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करते हैं। लंग्स पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं? टर्जिड, फिर फ्लैसिड, फिर टर्जिड, फिर फ्लैसिड, फिर भरते हैं, फिर खाली होते हैं। ये जो टर्जिडिटी है और फ्लैसिडिटी है ये किसके अंदर हो रही है? लंग्स के अंदर। तो फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन से हो सकता है चांसेस कि ये लंग्स जो है डैमेज हो जाए। इसको बचाने के लिए आपके जो लंग्स के ऊपर एक क्या है? लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, ये जो दिख रही है आपको लेयर, ये क्या है? कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? ये लंग्स की कवरिंग। देखो ट्रैकिया के ऊपर ये कवरिंग नहीं गई है, लंग्स को इसने क्या कर रखा है? कवर करके रखा है। ठीक है ना, ये जो है दैट इज द विसरल पेरिटोनियम। इसको हम क्या कहेंगे? विसरल मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसी को आप विसरल कहते हो। यहाँ पर लंग क्या है? सॉफ्ट टिश्यू, और आपने इसको क्या कह दिया? विसरल पेरिटोनियम। क्लियर? ये क्या है? विसरल पेरिटोनियम।
अब आप देखिए ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है ना। थोरेसिक कैविटी के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, अंदर की साइड में भी एक कवरिंग प्रेजेंट है। ऐसे नहीं है कि थोरेसिक क्या कहते हैं चैम्बर जो है सिर्फ किसका, बोन्स का ही बना हुआ होता है, एक आप इसको कह दो कि यस ये तो रिब केज है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये एक और लेयर प्रेजेंट है। ये कौन सी लेयर है, दैट इज नोन एज पैराइटल पेरिटोनियम। क्या कहते हैं हम इसको, पैराइटल। पैराइटल होता है बाहर की साइड, और ये है भी कहां पर, बाहर की साइड। ये कहां पर है, अंदर की साइड। ये है पैराइटल पेरिटोनियम। अब ये जो विसरल पेरिटोनियम है और ये पैराइटल पेरिटोनियम है, इनके बीच में जो ये कैविटी आपको नजर आ रही है, इस कैविटी को ही आप क्या कहते हो, प्लूरल कैविटी। दिस इज व्हाट, विच कैविटी, दिस इज द प्लूरल कैविटी। तो लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्लूरल कैविटी जो है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ml जो है, इसके अंदर क्या है, प्लूरल फ्लूइड। क्योंकि प्लूरल कैविटी है इसलिए इसके फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड। कई बार इस फ्लूइड के अंदर इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। अब जब लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो ये प्लूरल फ्लूइड जो है इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आप ये ना सोचें कि ये लंग्स हवा के अंदर है, बीच में क्या है, अंदर एयर भरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग है, थोरेसिक कैविटी के अंदर एक कवरिंग है, दोनों के बीच में एक कैविटी है जिसको आपने क्या नाम दिया है, प्लूरल कैविटी। ये सारी की सारी क्या है, जिसको भी मैं शेडेड कर रही हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर ही क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये जो बीच का स्पेस आपको नजर आ रहा है, खाली सा स्पेस, ये खाली स्पेस क्या है, ये है हार्ट, ठीक है। तो हार्ट की पोजीशन जो है वास्तव में क्या होती है, मीडिया स्टीनम। स्टर्नम आ रहा है, स्टर्नम के जस्ट नीचे की साइड में है और बीच में है दोनों लंग्स के। एक छोटा सा इसका जो है नीचे वाला पोर्शन टिल्ट है, कहां पर, इस वाले लेफ्ट वाले लंग के पास में। ये आपका हो गया राइट लंग और ये हो गया आपका लेफ्ट लंग। तो बीच में इसकी पोजीशन होती है किसकी, हार्ट की, सेंटर में। ये क्या है, हार्ट। तो हार्ट की पोजीशन क्या है, मीडिया स्टीनम। ओके, तो बीच में सेंटर में जो है ये प्रेजेंट होगा। ये जो नीचे की साइड आपको नजर आ रही है, ये क्या है, डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये क्या करता है, हर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ में मूवमेंट करता है, जो अपन डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर इसको देखेंगे। क्लियर। तो ये आपकी प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स और लंग्स के बीच में प्रेजेंट है आपका हार्ट। ओके, और ये प्लूरल कैविटी दो जगह से लाइंड है, आउटवर्डली दैट इज द पैराइटल और इनवर्डली दैट इज द विसरल पेरिटोनियम। ओके, दिस वन इज क्लियर। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कैसा होता है,